अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, व्हाई डज़ द गवर्नमेंट वांट टू रिप्लेस मनरेगा? जैसा कि आपको मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में वीबीजी रामजी बिल पेश किया, जिसका मकसद था कि मनरेगा को रिप्लेस किया जाए और फाइनली ये बिल पास भी हो गया है। थोड़ा इसका बैकग्राउंड हम समझने की कोशिश करेंगे और मनरेगा और वीबीजी रामजी इसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या-क्या बदलाव हुए हैं उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मनरेगा का बैकग्राउंड क्या है, मनरेगा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम मनरेगा का बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे तो हम ये देखेंगे कि मनरेगा का बैकग्राउंड जो है वो 2004 से जुड़ा हुआ है। 2004 से इसलिए कि आप देखिए कि एक राइटर हैं जेम्स श्रियाकंडंत, जो भी है ये राइटर हैं। इन्होंने एक किताब लिखी, द पॉलिटिक्स ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन इन इंडिया, द यूपीए गवर्नमेंट 2004 टू 2014। इस किताब में ये कहते हैं कि जो यूपीए गवर्नमेंट जो है ये 2004 में जब इलेक्ट होकर आई तो कुछ सिविल सोसाइटी लीडर्स और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ये लोग नेशनल एडवाइजरी काउंसिल गए और वहाँ पर उन्होंने डिस्कशन किया, जिसके चेयरमैन सोनिया गांधी थी। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में 2 शख्स थे जिन्होंने 2 आर्गुमेंट, 2 विजन, 2 कह सकते हैं एडवाइजरी पेश की। वहीं से मनरेगा का जो स्टार्टिंग शुरू हुआ था। एक साहब थे कौन? अरुणा रॉय, और दूसरे थे जेन रेस। यही 2 शख्स थे जिनकी वजह से मनरेगा का स्टार्टिंग हुआ। इन दोनों में से एक ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की एडवाइजरी पेश की और दूसरे ने एम्प्लॉयमेंट गारंटी की एडवाइजरी पेश की। लिहाजा इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी के देखते हुए पार्लियामेंट में ये चीज़ें भेज दी गई कि ऐसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसके ऊपर भी बुलडोज़र चलाया गया है। खैर, आज का वो टॉपिक नहीं है हमारा टॉपिक आज का है कि हम मनरेगा को समझें। जब ये बिल पार्लियामेंट में भेजा गया तो इसमें कुछ रिकमेंडेशंस हुए। जो नैक ने रिकमेंडेशन किया था उसमें कुछ कमी हुई, कुछ प्रोविजंस को कट डाउन किया गया और कुछ ऐड ऑन किया गया। उसके बाद फिर पार्लियामेंट ने एक कमेटी तश्कील दी, स्टैंडिंग कमेटी तश्कील दी, जिसके हेड बीजेपी के लीडर कल्याण सिंह को रखा गया था। फिर ये बिल जो है फाइनली 2005 में पास हो गया। मनरेगा है ना, ये मनरेगा को जो लागू किया गया था उसके पीछे बड़ा मकसद ये था कि जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है उसको साल में कम से कम 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, इंश्योर किया जाए। इसी वजह से मनरेगा
की बुनियाद रखी गई थी। समझते हैं कि ओवरऑल मनरेगा का क्या इम्पैक्ट रहा सोसाइटी के अंदर। तो सोसाइटी के अंदर उसके इम्पैक्ट की अगर बात करें तो जो मनरेगा है ये किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को टारगेट नहीं करता है। पर्टिकुलर अ, जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, चाहे वो ओबीसी हो, एससी एसटी हो या जनरल जो भी है, ईडब्ल्यूएस, उसको ये मनरेगा टारगेट नहीं करता है। ये टारगेट करता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होल्डर्स हैं उसको टारगेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये रही। और इसका एडवांटेज कोई भी शख्स ले सकता है। इसका प्रभाव देखिए आप, मनरेगा का जो वर्किंग एक्टिव वर्कर्स हैं वो कितने हैं? 12.61 करोड़, यानी 12 करोड़ जो हैं उसके एक्टिव वर्कर्स हैं। ये थोड़ा समझने की बात है। 12 करोड़ एक्टिव वर्कर्स हैं, में भी 58% वुमेन हैं। ठीक है, इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे ये बताती है कि 45% फीमेल जो मनरेगा में वर्कर हुए हैं, यानी मनरेगा के जरिए से जिनको एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, वो या तो वर्क ही नहीं कर रही थी या फैमिली फार्म में इन्वॉल्व कर थी। यानी कि आप ये कह सकते हैं 45% फीमेल अनएम्प्लॉयड थी मनरेगा के आने से पहले। और जब मनरेगा लागू किया गया है तो 48% जो है वुमेन एम्प्लॉयड है। ये तो इसका इम्पैक्ट रहा। और कोविड-19 के दौरान एक यूनिवर्सिटी है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा कोविड-19 में एक कह सकते हैं कि एक रिसर्च कंडक्ट किया गया, जिसमें ये पाया गया कि कर्नाटक के अंदर 60% जो विलेज हैं उन्होंने ये बातें कही कि मनरेगा के ज़रिए से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो ये तो इसका इम्पैक्ट हुआ। ये जो सर्वे हुआ था ना, तो इसमें एक और बात कही गई थी कि मनरेगा के अंदर एक प्रोविज़न है, वो ये है कि 100 डेज़ ऑफ वर्क पर हाउसहोल्ड। हर घर 100 दिन का काम। ये जो प्रोविज़न है इसको बदलकर ये कर देना चाहिए हर शख्स 100 दिन का काम, क्योंकि एक फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। तो एक अगर उस फैमिली के अंदर अगर आप एक शख्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं 100 डेज़ के लिए, तो बाकी फैमिली अनएम्प्लॉयड रही और एक शख्स के खर्चे से पूरी फैमिली नहीं चल सकती। तो ये भी इस सर्वे में सामने आई बात। मनरेगा बिल है उसको जो पेश किया गया है, उसको ये बात कहकर पेश किया गया है, जो यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने पार्लियामेंट को बताया कि मनरेगा जूझ रहा है डिफिशिएंसी से, यानी उसके अंदर खराबी पैदा हो गई है। करप्शन, फंड का मिसयूज हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए से। ये बात उन्होंने कही है, लिहाजा एक नए कानून की ज़रूरत है, उसको बदलने की ज़रूरत है। इस वजह से उसने वीबीजी राम जी बिल पेश किया। तो डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में? डिफरेंसेस ये हैं कि जो नया बिल वो सप्लाई बेस्ड है
और जो पुराना बिल था वो डिमांड बेस्ड था। क्या मतलब है? मतलब ये है कि किसी स्टेट के अंदर डिमांड अगर 100 है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 90 लोगों के लिए वेजेस इशू किए हैं, परमिट किए हैं, तो 100 लोगों तक वो वेजेस नहीं पहुंचेंगे, 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ 90 लोगों को मिलेगा वीबीजी रामजी में। लेकिन डिमांड बेस्ड जो फ्रेमवर्क था मनरेगा का वो ये था कि अगर 100 है तो 100 मिले, 100 को मिलेंगे, 150 है तो 150 को, 200 है 200 को मिलेंगे। तो ये तो एक कोर और बहुत ही अहम फर्क है दोनों में। दूसरी क्या चीज है? दूसरी बात यह है कि जो मनरेगा है उसमें 100 डेज का वर्किंग था, यानी एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट आपको इंश्योर करती थी, और वीबीजी रामजी में 125 दिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करेगी। उसके बाद जो तीसरा फर्क है वो ये है कि जो स्टेट है उसका कंट्रीब्यूशन मनरेगा में सिर्फ और सिर्फ 10% था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। यानी कि अब स्टेट के ऊपर बर्डन बढ़ने वाले हैं। इसमें भी थोड़ा सा फर्क किया गया है, थोड़ी सी डिटेलिंग इसमें यह है कि जो वीबीजी रामजी के सेक्शन 22 क्लॉज 2 है, इसमें यह बात कही गई है कि जो फंड शेयरिंग है स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान और यूनियन गवर्नमेंट के दरमियान वो 90/10 ही रहेगा, 90/10 रहेगा। लेकिन पर्टिकुलर स्टेट के लिए जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और जम्मू कश्मीर, इनके लिए तो वही वाला रेशियो रहेगा जो पहले था। लेकिन अब थोड़ा सा चेंजेस देखिए, यहाँ पर जो चेंज किया गया है वो 60-40 का रेशियो रहेगा, यानी 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और 40% स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बात कही गई है किनके लिए? जो अदर स्टेट्स हैं, किसके अलावा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अलावा जो अदर स्टेट हैं उनके लिए 60-40 का रेशियो रहेगा फंड शेयरिंग में। और आगे देखिए, इसका जो सेक्शन 4 क्लॉज 5 है, इसमें ये बात कही गई है कि जो एलोकेशन है, हर साल जो एलोकेशन होगा स्टेट वाइज, ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर बेस्ड होगा, ठीक है। और ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। इसमें भी एक बात जो पोशीदा है वो समझने की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें भी डिस्क्रिमिनेट कर सकती है उन स्टेट के साथ जिसमें उनकी मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से सेक्शन 5(1) है, क्लॉज 1, ये यूनियन गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो नोटिफाई करे रूरल एरियाज को। यानी कि किसी भी स्टेट के अंदर अगर स्टेट ये कह रही है कि ये हमारा जो इलाका है इसमें रूरल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, उसको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्वीकार नहीं करती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का जो बयान है, स्टेटमेंट है, वो फॉल्स साबित होगा। यानी कि कोई भी इलाका, कोई भी एरिया वो रूरल है या नहीं, ये डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट लेगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। जो सेक्शन 5 क्लॉज 1 है उसमें यह बात कही गई है। और मनरेगा में ऐसा नहीं था। मनरेगा जो है वो यूनिवर्सल था, ठीक है।
उसके बाद और एक जो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मनरेगा में जो नहीं थी वो पीवीजी राम जी में इंट्रोड्यूस की गई, वो ये है कि ब्लैकआउट पीरियड। ये ब्लैकआउट पीरियड क्या है? इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ब्लैकआउट पीरियड ये है कि जो जब पीक सीज़न होता है, एग्रीकल्चर का जो पीक सीज़न होता है, पंजाब, हरियाणा में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पीक पर होती है, उस वक़्त जो लेबर हैं, उनकी कमी हो जाती है। क्यों कमी होती है? कमी इसलिए होती है, इनका कहना ये है कि मनरेगा के ज़रिए से गवर्नमेंट जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको नौकरी दे देती है उन्हीं के इलाके में, जिनकी वजह से वो हरियाणा, पंजाब नहीं आते हैं वेजेस के लिए, काम करने के लिए, जिसकी वजह से हरियाणा, पंजाब जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पीक पर होती हैं, तो उन्हें डिफिशिएंसी का सामना करना पड़ता है वर्क फोर्स का। इसलिए उन पीक सीज़न में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मनरेगा को बंद कर देंगी, उसके बाद फिर दोबारा खोल देंगी। तो ये पॉज़ है, एक तरह से पॉज़ है। थोड़ा समराइज़ कर देते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है एक ही टॉपिक पर। देखिए, हमने इस वीडियो के अंदर क्या बात कही? सबसे पहले हमने ये बताया कि पार्लियामेंट के अंदर क्या चल रहा है। मनरेगा को बदलकर पीवीजी राम जी करने की प्लानिंग हो चुकी है, बल्कि पास भी हो गया है। हमने मनरेगा की जो हिस्ट्री है उसको समझी कि मनरेगा को प्रपोज़ किया गया था 2005 में। फिर हमने समझा कि मनरेगा का इम्पैक्ट क्या हुआ सोसाइटी के अंदर। उसके बाद फिर हमने ये समझा कि गवर्नमेंट ने मनरेगा के होते हुए नया बिल क्यों पेश किया, ठीक है? उसके बाद फिर हमने बताया कि डिफरेंसेस क्या हैं मनरेगा और वीवीजी राम जी के अंदर। तो ये पूरी वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो मेक श्योर करिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी तरह से हम अहम टॉपिक्स आपके हुज़ूर पेश करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।